चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि हम लोगों ने रोका हुआ था जिला सीरीज है ना, तो आज जिला सीरीज कंटिन्यू करते हैं। एक हमारा जिला बच गया है गढ़वाल मंडल का चमोली, तो हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग कुमाऊं के 6 जिले करते हैं ना। लगभग हमने 6 जिले गढ़वाल मंडल के कर ले हैं, एकमात्र चमोली बचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बड़ा क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है, ठीक है। हालांकि उत्तरकाशी आयोग के अनुसार पहले में देता है और चमोली को दूसरे में देता है। इसकी वेबसाइट में कुछ और है और किताबों में कुछ और लिए हैं, तो विवाद है। इसके सीमाओं का निर्धारण नहीं है अभी भी, है ना। तो फिर भी उत्तराखंड के सबसे बड़े जिलों में एक है। यहाँ पे देखेगा बद्रीनाथ, माड़ा गांव हो गया, आपका चाँदपुरगढ़ी हो गया, है ना, जोशीमठ हो गया। मतलब ऐतिहासिक रूप से भी अगर इसका हम लोग जो है अध्ययन करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं ना। जैसा कि आप लोगों ने कहा था, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा बच्चों, चमोली जिले की बात करते हैं तो चमोली जिले का सबसे पहला गठन जो हुआ था 24 फरवरी, सीमांत जिलों में से एक था, 1960 को हुआ था, है ना। आपको भी पता है, पौड़ी गढ़वाल से इसे पृथक किया गया था। पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से पृथक किया गया था। और जिस समय चमोली जिले का गठन हुआ था तो उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर चमोली ही बनाया गया, समझ में आया ना, यहीं पे बनाया गया इसका हेडक्वार्टर। बाद में क्या हुआ, जुलाई 1970 को, ठीक है, जहां अलकनंदा में बाढ़ आने से, अलकनंदा नदी में बाढ़ आने से क्या हो गया, इसका हेडक्वार्टर अब चेंज कर दिया गया। पिछले 10 सालों में चमोली था और 1970 के बाद इसका हेडक्वार्टर अब गोपेश्वर में है, गोपेश्वर में है ना। वर्तमान में उत्तराखंड में 2 ही जिले ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर अपने ही नाम से नहीं है। एक चमोली है, दूसरा उधम सिंह नगर है, समझ में आया ना। एक चमोली है, दूसरा उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर रुद्रपुर है और चमोली का गोपेश्वर है। बाकी जितने जिले हैं उनका हेडक्वार्टर उन्हीं के कहाँ पे है बताइएगा, जिले पे ही है, जिले के नाम से। तो ये ठीक है, इतना समझ में आया, गोपेश्वर में बनाया। देखिएगा बच्चों, गोपेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक विदिशा मंदिर बनाया हुआ था नागवंशी राजा गणपति नाग द्वारा, ठीक है, गणपति नाग द्वारा विदिशा मंदिर बनाया था। और ये जो मंदिर है पहले रुद्रा महलक नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले जो गोपेश्वर में गणपति नाग से पहले जो विदिशा मंदिर था वो रुद्रा महलक नाम से जाना जाता था, और इसने बाद में इसी पे क्या किया, विदिशा मंदिर बनाया। और ज्यादातर किताबों में लिखा है कि ये हिमांद्री शैली का बना है। किस शैली का बना है, हिमांद्री शैली का बना हुआ है ना। गोथला गोस्थल इसका प्राचीन नाम है, गोथला गोस्थल गोपेश्वर का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। ये पहाड़ में एकमात्र ऐसा शहर है जहां न तो ज्यादा गर्मी और न सर्दी रहती है, बिल्कुल पैरेलल मौसम रहता है इसमें, ठीक है। तो चमोली जिले 24 फरवरी 1907 को गठन पौड़ी से काट के हुआ था। जुलाई 1970 में बाढ़ आने से इसका हेडक्वार्टर चमोली से गोपेश्वर लाया गया और तब से गोपेश्वर में ही है। 2 जिले उत्तराखंड के मात्र ये और उधम सिंह नगर ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर अपने शहर में के नाम से नहीं है। बाकी गोपेश्वर में हेडक्वार्टर बनने से पहले अगर गोपेश्वर की हल्की स्टडी करें तो गोपेश्वर में जो नागवंशी राजा था गणपति नाथ, इसके द्वारा विदिशा मंदिर का निर्माण हिमांद्री शैली में होता है। ये हिमांद्री शैली का जो विदिशा मंदिर है इससे पहले रुद्रा महलक नाम से जाना जाता था। समझ में आया इतना, है ना। जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। अब चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों, चमोली सीमा की बात करते हैं हम लोग, है ना। चमोली जिले की सीमा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो सीमाएं लगती है उत्तराखंड के, पौड़ी जिले से 7 जिलों की सीमा लगती है। उसके बाद 6 में ये और अल्मोड़ा और चमोली ऐसे जिले हैं सेकंड नंबर पे जिनकी सीमाएं जो है 6 जिलों से लगती है। सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो पौड़ी है और दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा और चमोली है जो 6 जिलों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से जिलों को ये स्पर्श करता है चमोली, ठीक है। ये गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जो कुमाऊं मंडल के 3 जिलों से सीमा बनाता है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल का कोई भी जिला 3 जिलों से तो सीमा नहीं बनाता। हालांकि 1 से बनाएगा, 2 से बना सकता है, लेकिन हाइस्ट चीन से नहीं बनाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये पिथौरागढ़ से बनाता है ना, वृद्ध हिमालय वाला क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे इसके नीचे है आपका
बागेश्वर, है ना, फिर है अल्मोड़ा। तो कुमाऊं मंडल के इन 3 जिलों से ये जो है सीमा बनाता है। और गढ़वाल मंडल के 3 जिले, ऊपर से आपका उत्तरकाशी आ जाता है ना, तीनों पैरेलल है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली। नीचे से आपका इधर से लगभग आपका पौड़ी मान लो, और इसके बगल में तो आपका रुद्रप्रयाग हो गया, और यहां पे लगती है पौड़ी से सीमा। तो इन 6 जिलों से ये सीमा बनाता है चमोली, बीच में है चमोली, है ना। 6 जिलों से सीमा बनाता है, कौन कौन से? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, कुमाऊं के 3 जिले, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी 3 जिले। और पौड़ी से ही इसको काटा गया था। पौड़ी 24 फरवरी 1960 पौड़ी का जिला होने से पहले ये एक तहसील के रूप में जानी जाती थी, याद रखेगा। और उत्तर में ये आपने देखा होगा कि तिब्बत से सीमा बनाता है, और काफी दर्रे जो है इसके तिब्बत चमोली के बीच, ये देखिएगा बाउंड्री है, तो तिब्बत पिथौरागढ़ के बीच ये बाउंड्री है, तो तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच, है ना, सीमाओं पे है, याद रखेगा। तो इसलिए कई बार इनके जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ये सब बाउंड्री पे आते हैं। इसी कारण मैपिंग देख लीजिएगा, पहले ये मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। तिब्बत से सीमा बनाता है। यहाँ पे एक माड़ा भद्र करके यहाँ पे एक क्या है, दर्रा है, जो उत्तराखंड का सबसे लास्ट दर्रा बोला जाता है, माड़ा भद्र दर्रा, ठीक है, क्योंकि ये तिब्बत से बना जाता है। तो माड़ा गांव उत्तराखंड का लास्ट अंतिम बसा हुआ गांव है। इसके बाद जो है सीधे ट्रैकिंग आगे चलोगे, तो ट्रैक करते हुए जाओगे तो आगे सीधे यहाँ से जाओगे तो आप तिब्बत के पास मिलोगे, और यहीं पे एक पास है जिसका नाम है माड़ा भद्र पास, और ये उत्तराखंड का सबसे अंतिम जो है पास या दर्रा माना जाता है। आई बात समझ में? इतना समझ में आया? अच्छा, उससे बनता है। दूसरा देखिएगा बच्चों, अगर चमोली की बात करते हैं तो पुरुष एजुकेशन में, मैं पुरुष एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मेल एजुकेशन, ठीक है। मेल एजुकेशन में नंबर 1 पे है रुद्रप्रयाग, है ना, और नंबर 2 पे है चमोली। यानी कि चमोली पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में दूसरे में है, पुरुष साक्षरता में। ओवरऑल में नहीं, ओवरऑल में देहरादून है पहले नंबर पे। अगर पुरुष की बात करें सिंगल, तो पुरुषों में सबसे पहले रुद्रप्रयाग और दूसरे में आपका चमोली। महिलाओं की बात करोगे तो महिलाओं में सबसे ज्यादा साक्षरता आपकी है कहाँ पे? देहरादून में। और सबसे कम साक्षरता अभी बता चुका हूँ, जिला भी पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे? उत्तरकाशी में, है ना। आइए देखते हैं हम लोग की चमोली से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामिनर के कॉन्सेप्ट रह सकते हैं यहाँ से पूछने के। देखिएगा बच्चों, चमोली जो है फेमस क्यों है? इसका ऐतिहासिक महत्व है। पहले ऐतिहासिक महत्व से हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग पढ़ते हैं चाँदपुर गढ़ी। ऐतिहासिक महत्व से इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिएगा बच्चों, चाँदपुर गढ़ी के ही सामने नौटियाल गांव या नौटी गांव जिसे बोलते हो आप, और कांसवा गांव है। इसके ही सामने कांसवा गांव है। इसकी खासियत बताऊंगा दोनों गांव की, कांसवा गांव और नौटी गांव। और इसके ठीक सामने से आटागाड़ निकलती है। क्या निकलती है? आटागाड़ इसके ठीक सामने से निकलती है चाँदपुर गढ़ी। बच्चों, चाँदपुर गढ़ी जो है ये एक थात के रूप में था, चाँदपुर गढ़ी से पहले थात के रूप में, ठीक है। और इसे उस टाइम पे सिरगुल थात बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिरगुल थात। अगर चाँदपुर गढ़ी का आपसे पुराना नाम आए तो लिख लीजिएगा सिरगुल थात। चाँदपुर गढ़ी का पुराना नाम था सिरगुल थात। तो चाँदपुर गढ़ी बनने से पहले एक थात के रूप में हुआ करता था, ठीक है। तो चाँदपुर गढ़ी से बनने से थात के रूप में था, तो सिरगुल थात इसका नाम था। चाँदपुर गढ़ी की बात करते हैं बच्चों, तो चाँदपुर गढ़ी में आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाँदपुर गढ़ी जो है पवार राजवंश की पहली राजधानी भी रहती है। पवार वंश की पहली राजधानी भी ये रहती है। बहुत ही विवाद है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन इनका जो संस्थापक होता है कनकपाल, समझ में आया ना, इसी का संस्थापक माना जाता है। किसका? चाँदपुर गढ़ी का। लिख लीजिएगा, ठीक है, चाँदपुर गढ़ी का। अब इस टाइम पे जो चाँदपुर गढ़ी में राज करता था उसे अंबुआ कोट का राजा बोला जाता था। अंबुआ कोट का राजा बोला जाता था, ठीक है। अंबुआ कोट का राजा बोला जाता था। मतलब जो कनकपाल था, कनकपाल ने जब चाँदपुर गढ़ी की स्थापना की, उसके आसपास में जो लोग चाँदपुर गढ़ी में
रहते थे, समझ में आया ना, जो राजवंश उससे पहले रहता था तो उसे अम्बुआ कोट का राजा कहते थे। तो बाद में कनकपाल भी आया तो कुछ टाइम पे कहा गया कि जो भी चाँदपुर गढ़ी में शासन करता था उसे अम्बुआ कोट का शासक बोला जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अम्बुआ कोट के शासकों का संबंध किस गढ़ी से है? चाँदपुर गढ़ी इंपोर्टेंट है ना, तो आप लोगों का सीधा आंसर होगा कि अम्बुआ कोट के राजाओं का संबंध चाँदपुर गढ़ी से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चनों को सर्च और ढूंढने में। लगभग 3 बजे से बैठ जाओ तब ऐसा कंटेंट मिलता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आगे देखते जाइएगा, आज जो कंटेंट होगा बहुत खास होगा। समझ में आया ना, चाँदपुर गढ़ी का समझ में आया। अब देखिएगा बच्चों, चाँदपुर गढ़ी में जो है, ठीक है, कुमाऊं के जो राजाओं ने जिनने आक्रमण किया, सबसे पहले कीर्ति चंद ने किया था यहाँ पे। ठीक है, कीर्ति चंद ने, फिर बाज बहादुर चंद ने, और फिर ज्ञानचंद ने। अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चाँदपुर गढ़ी में अटैक नहीं किया, तो आपको 3 याद होने चाहिए, कीर्ति चंद, बाज बहादुर चंद और ज्ञानचंद। इन तीनों ने अटैक किया। चौथा कुछ भी देगा तो आपके ऑप्शन उसको नेग्लेक्ट कर लीजिएगा। या निम्नलिखित में से किस शासक ने चाँदपुर गढ़ी में आक्रमण किया? कीर्ति शाह, बाज बहादुर शाह, ज्ञानचंद और इनमें से सभी। तो ऐसी स्थिति में आपके सभी आंसर होंगे। तो हर तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। तो ऐतिहासिक रूप से पहला हमने इसका क्या देखा? चाँदपुर गढ़ी का महत्व देखा, है ना। अब जो चमोली का सबसे ज्यादा महत्व है वो है यहां पर स्थित मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के उससे। तो बद्रीनाथ का अपना भी ऐतिहासिक महत्व है। आपने भारत के 4 धाम सुने होंगे, जगन, पुरी, रामेश्वर, यही बद्रीनाथ। ठीक है, जगनपुरी हो गया, ठीक है। पुराणों में द्वारिका, एक होगी द्वारिका। तो ये इन 4 धामों में एक होता है। और जो केदारनाथ है वो 11वां ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, और ये इन 4 में से एक है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना। तो बद्रीनाथ इन 4 में से एक है, जगनपुरी, रामेश्वर, द्वारिका और बद्रीनाथ। ठीक है, तो इनमें से एक है। समझ में आना। अब हम बद्रीनाथ की पृष्ठभूमि देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, बद्रीनाथ को अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो लिखिएगा इसे सतयुग में, ठीक है, सतयुग में मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता था। लिखते रहिएगा, ठीक है, साथ साथ में आप लोग लिखते रहिएगा, मुक्ति पर्दा। त्रेता युग में योग सिद्धा, अगला द्वापर युग होगा। द्वापर युग में लिखेगा विशाला के नाम से जाना जाता था। और कलयुग में तो आपको पता ही है वर्तमान नाम क्या, बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ। बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि सतयुग में बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता था? तो मुक्ति पर्दा। क्वेश्चन आ सकता है त्रेता युग में बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता था? तो योग सिद्धा। क्वेश्चन आ सकता है कि द्वापर युग में, समझ में आना, द्वापर युग में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो विशाला। क्वेश्चन आ सकता है कलयुग में किस नाम से जाना जाता था? बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ। समझ में आना, ये चारों ही नाम इसके हैं। इसके अलावा बच्चों इसे पुराणों में नर नारायण आश्रम, समझ में आना, और विशाला कीर्ति के नाम से जाने जाते हैं। सब नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। विशाला कीर्ति या विशालापुरी। तो इतने नाम हैं आपके बद्रीनाथ के, समझ में आना। कोई भी नाम टपक सकता है एग्जाम में। पुराणों में इसे विशाला कीर्ति या नरनारायण आश्रम या विशालापुरी बोला जाता था।
सतयुग में मुक्ति पर्दा, त्रेता युग में योग सिद्धा, द्वापर युग में विशाला और देन कलयुग में बद्री का आश्रम इसे बोला जाता है। ये बद्रीनाथ का है। अब देखिएगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से ही इसका जो है रिलेशन रहा है, अन्य अन्य युगों में इसको इस नाम से जाना जाता है। कलयुग में इसे बद्री का आश्रम से जाना जाता है। तो चमोली में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे जो है श्रद्धालु जाते हैं और काफी इंपोर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के नजरिए से, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब देखिएगा हम आते हैं बद्रीनाथ मंदिर के बनावट पर, ठीक है, बनावट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात आती है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है इसको बनाए जाने के साक्ष्य या बनाए जाने की कहानी बताओ सर। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य जो थे उनके संप्रदाय के, ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनके मतलब सलाह पर या उनकी प्रेरणा पर भोगदित्य, पहला नाम आता है भोगदित्य, भोगदत्त बताया जाता है कि भोगदत्त द्वारा सबसे पहले इसकी जो है मतलब प्राण प्रतिष्ठा की थी। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं किसकी, हमारे कत्यूरी काल की, तो कत्यूरी काल में पद्मट देव एक शासक होता है, कत्यूरी शासक होता है। इसका एक ताम्रपत्र मिला है, समझ में आना, इसका एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें लिखा गया है कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना ललितासुर देव द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ललितासुर देव द्वारा की गई है। स्टार्टिंग में भोगादित्य बताया जाता है, बाद में पद्मत देव का एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें ये कत्यूरी शासक ललितसुर देव को बद्रीनाथ मंदिर का निर्माणकर्ता मानता है इस ताम्रपत्र में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मत देव के ताम्रपत्र के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का निर्माणकर्ता कौन था? तो ललितासुर देव। समझ में आना। रामानुजाचार्य के संप्रदाय के अनुसार कौन था? तो डेफिनेटली तब आपका हो जाएगा भोगदित्य। एग्जैक्ट आंकड़े देखिएगा मिले नहीं है, समझ में आना। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करूं मिले नहीं है, लेकिन ये चीजें लिखी गई हैं। अलग अलग काल में बताया गया कि इसे अलग अलग लोगों ने विकसित किया। यहां पे देखिएगा एक स्वर्ण मंडल चढ़ाया गया है। बद्रीनाथ में एक स्वर्ण मंदिर चलाया गया है, लेटेस्ट में अभी 17वीं शताब्दी में चलाया गया था। ये अहिल्याबाई द्वारा चलाया गया था, लिख लीजिएगा, अहिल्याबाई होलकर। इस अहिल्याबाई होलकर का उत्तराखंड के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस महिला को याद कर लीजिएगा, समझ में आया ना। ये हरिद्वार में भी कुछ करेगी और यहाँ पे भी कुछ कर रही है, तो इसको पकड़ के रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो बद्रीनाथ मंदिर में जो स्वर्ण मंडल है, तो उसकी स्थापना या उसका चढ़ावा किसने किया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने। पद्मत देव के अनुसार, ताम्रपत्र के अनुसार किसने की थी? तो ललितासुर। और रामानुजाचार्य जो संप्रदाय है उसके अनुसार भोगदत्त ये इसके संस्थापक मानते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़े मैं भी नहीं बता सकता और किताब इतिहासकार भी इस पे जो है चुप है, वो यही अनुमान लगाए बैठे हैं। इसके बाद देखिएगा, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था कि बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है, तो मोस्ट ऑफ बताया जाता है कि ये 3 भागों में बटा है। ठीक है। सिंहद्वार लिखेगा 3 में बटा है। सबसे पहले लिखेगा इसका सिंहद्वार है ना, मंडप और गर्भगृह, मंडप और गर्भगृह लिखते रहिएगा। 3 भागों में है, मोस्ट ऑफ 3 भाग दिए हैं। ठीक है। गर्भगृह। अब इसमें से भी पूछेगा कि जो बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, गर्भगृह, सिंहद्वार और मंडप, इसमें भी सबसे पुराना कौन सा है? इन तीनों में भी सबसे पुराना जो है वो है गर्भगृह। समझ में ना, गर्भगृह इसका सबसे पुराना है। ठीक है। मंडप और सिंहद्वार तो नए हैं, समझ में ना। गर्भगृह जो है सबसे प्राचीन है किसका? बद्रीनाथ मंदिर का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। 3 में है। अब देखिएगा बच्चों, इसके मंदिर की जो शैली है इसको अलग अलग शैली से माना जाता है। शंकाकार शैली, मुगल शैली, ये सब इसको देख ले। शंकाकार जो शैली थी वो बौद्ध संप्रदाय के जो लोग थे, समझ में आया ना, उनकी जो शैली है उसे शंकाकार शैली बोला जाता है, जो बौद्ध मठ बनाते हैं। ठीक है।
बाकी मुगल शैली आपको पता होगा मठ टाइप का बनाते हैं, तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये मुगल शैली में है और कुछ इतिहासकार बोलते हैं शंखाकार शैली में है। जो लेटेस्ट में यूके ट्रिपल ने आंसर दिया था अभी पेपरों में, उसने मुगल शैली को ही जो है प्राथमिकता दी थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस मंदिर की शैली के निर्माण को इसने ये जो है प्राथमिकता दी थी, किसने, यूके ट्रिपल ने। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको प्राथमिकता इसने दी है। इसके बाद आगे चले, है ना। अब देखिएगा जो बद्रीनाथ मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है, इस मूर्ति को लेके बड़ा ही विवाद जो है, ठीक है। भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति है इसको लेके बहुत ज्यादा विवाद है, लेकिन भगवान बद्री की मूर्ति जो है वो शालिग्राम शैली की बनी हुई माना जाता है। मूर्ति इनकी, ठीक है, मंदिर नहीं, इनकी मूर्ति पूछेगा तो जो बद्रीनाथ के अंदर स्थापित मूर्ति है वो किस शैली में है, शालिग्राम शैली में। अब देखिएगा इसका इतिहास देखते हैं। तो इतिहास में जानकारों के अनुसार जैन धर्मों के जो लोग हैं वो, ठीक है, इनके जो होते हैं ऋषभ देव की मानते हैं, ऋषभ देव की मूर्ति मानते हैं। बौद्ध धर्म के इसे महावीर की मूर्ति मानते हैं और हिंदू धर्म के इसे विष्णु की मानते हैं। लेकिन एक इतिहासकार राहुल सांस्कृत्यायन है, राहुल सांस्कृत्यायन, इस व्यक्ति को भी याद रखना, ये आपके उत्तर हिंदी के इतिहासकार जो दिए हैं आयोग ने सिलेबस उसमें रखा है। तो इनके अनुसार ये या तो पारसनाथ, जैन धर्म के पारसनाथ या महावीर स्वामी की हो सकती है, महावीर स्वामी की हो सकती है। ऐसा स्टेटमेंट अगर आप पूछते हैं कि राहुल सांस्कृत्याय के अनुसार बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो किसकी है, पारसनाथ या महावीर, इन्होंने बोला है। लेकिन ज्यादातर बौद्ध जो है वो ऋषभ देव की मानते हैं, जैन ऋषभ देव की मानते हैं। सॉरी यार, ये महावीर नहीं है, ये बौद्ध जो है वो महात्मा बुद्ध, बौद्ध जो है जो महात्मा बुद्ध की मानते हैं, महात्मा बुद्ध की, ठीक है, बौद्ध। और हम लोग जो है विष्णु की मानते हैं, समझ में आना। क्योंकि इस क्षेत्र में आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ खस थे उनके द्वारा उत्तराखंड में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इन्हीं क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो बौद्धिस्ट जो है वो अपना रिलेशन लगाते हैं इन मूर्तियों से। इसी कारण कि हमारे जो लोग थे वो पहले से यहाँ आके बसे हुए थे, तो ये मूर्ति उनकी हो सकती है, में भी ऐसा वो लोग आइडियाज लगाते हैं, है ना। आगे देखिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। बद्रीनाथ में जो बद्री भगवान की मूर्ति है शालिग्राम शैली की बनी हुई है। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे तिब्बत लुटेरे, तिब्बत के जो लुटेरे होते हैं, समझ में आना, तिब्बत के जो लुटेरे होते हैं उनका अटैक होता है, तिब्बत के लुटेरों का, है ना। तिब्बत के लुटेरों से बचने के लिए यहाँ के पुजारियों ने, ठीक है, अलकनंदा में स्थित नारद कुंड में इनकी मूर्ति को डाल दिया था। तिब्बत के लुटेरों से बचने के लिए यहाँ के पुजारियों ने जो बद्री भगवान की मूर्ति है वो क्या कर दिया था, नारद कुंड में डाल दिया था। बाद में क्या हुआ, ठीक है, ये काली, मतलब ये अगर फिर बाद में देखो तो इसका जो कलर था काला था इस मूर्ति का, ठीक है। बाद में इस नारद कुंड से निकाल के शंकराचार्य, याद रखेगा, बाद में इस नारद कुंड से निकाल के शंकराचार्य जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा कहाँ करते हैं, बद्रीनाथ मंदिर में, समझ में आना। बाद में क्या करते हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा बद्रीनाथ मंदिर में करवाते हैं, कौन, शंकराचार्य। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान जो बद्रीनाथ में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति है उसे शंकराचार्य द्वारा किस कुंड से निकाल के उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उसे नया स्वरूप दिया गया बद्रीनाथ मंदिर में, तो नारद कुंड आपका आंसर होगा। आई बात समझ में। हालांकि शंकराचार्य का ज्यादातर रिलेशन आप केदारनाथ से समझते हो, केदारनाथ मंदिर से, लेकिन इससे भी रहा है उनका संबंध, ठीक है, दोनों से रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम लोग चलते हैं ना। अब बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखिएगा, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की जो तिथि होती है वो बसंत पंचमी को फिक्स होती है, ठीक है। इसके कपाट खुलने की अप्रैल मई में खुलते हैं। यहां पे देखिएगा, एक लिखेगा, हाँ ठीक है,
हाँ, यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर में कड़ाई उत्सव लगता है, समझ में ना, कड़ाई उत्सव लगता है। और आपने देखा होगा कि केदारनाथ में मैंने आपको बताया था अन्नकूट मेला, अन्नकूट मेला या भतूज मेला भी इसे बोला जाता है। अन्नकूट मेला या भतूज मेला जो है वो केदारनाथ धाम में लगता है। कहाँ? केदारनाथ धाम में। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कड़ाई उत्सव जो लगता है वो बद्रीनाथ धाम में लगता है, अलग अलग है, याद रखिएगा, इनको बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ के जो पुजारी है वो शंकराचार्य के वंशज रावल पुजारी है, ठीक है। ये नंबूदार संप्रदाय से है, याद रखिएगा, नंबूदार संप्रदाय से है। बताया जाता है कि 1776 में जो गढ़ नरेश होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 1776 है, जो टिहरी नरेश होते हैं उनके द्वारा जो है बद्रीनाथ के जो पुजारी है उनको फिक्स कर दिया था कि इनको नंबूदार संप्रदाय के पुजारियों को फिक्स कर दिया था कि यही बनेंगे, तब से यही चल रहे हैं, रावल पुजारी, है ना। इसके अलावा देखिएगा बच्चों, जो बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है, अब शीतकाल में इसके जब कपाट बंद होते हैं तो शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद बताया जाता कि वो जो माड़ा गांव की स्त्रियां है, वहां की स्त्रियां इनकी मूर्ति को घी में, समझ में आया ना, घी में रखते हुए ये सीधे जोशीमठ लाती है। कहाँ लाती है? जोशीमठ लाती है। और जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर, जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में उस मूर्ति को रखती है। और तब इसके बाद अब बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास क्या बन जाता है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ। समझ में आया ना, क्या बन जाता है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ। तो लाती कहाँ की स्त्री है उस मूर्ति को? माड़ा गांव की, ऐसा बताया गया है। ये वही नरसिंह मंदिर है जिसकी स्थापना कत्यूरी शासक बसंत देव, समझ में ना, कत्यूरी शासक बसंत देव द्वारा की गई थी। ये वही नरसिंह मंदिर है, कोई और नरसिंह मंदिर नहीं है, याद रखिएगा, अपने दिमाग में कोई और मत बैठाइएगा, है ना। चलिए, बद्रीनाथ के पास लिखिएगा स्कंद, गरुड़ और राम गुफा है। इसके पास में स्कंद, गरुड़ व राम गुफा है। बहुत सी चीजें भी है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे पंचधारा, पंच जलधाराएं, है ना, तो वो चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुख्यतः ये 3 गुफा है, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा, याद रखिएगा। बद्रीनाथ के पास में ही बच्चों एक यहाँ का ऐतिहासिक गांव है जिसका नाम है माड़ा गांव। जो जाता है माड़ा भी जाता है, ये आपने देखा होगा, हाइट में है। और माड़ा गांव भारत का अंतिम, ठीक है, बसा हुआ गांव माना जाता है। अंतिम बसा हुआ गांव, अंतिम बसा हुआ गांव यही है, अंतिम गांव भी इसे बोला जाता है। यहाँ की हर दुकान में भारत की अंतिम दुकान लिखी होगी, है ना, माड़ा में। माड़ा का अपना इतिहास रहा है बच्चों। माड़ा में ही आपने केशव प्रयाग सुना होगा, यहीं पे है, इसके पास में है केशव प्रयाग, है ना, यहीं पे है, जहां पे याद रखिएगा सरस्वती व अलकनंदा का संगम होता है। और जहां पे संगम होता है उससे कुछ पीछे सरस्वती नदी पर, जहां पे संगम होता है केशव प्रयाग में, उससे कुछ पीछे सरस्वती नदी पर यहाँ पे प्रसिद्ध भीम पुल है। क्या है? भीम पुल है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। भीम पुल सरस्वती नदी पे है, कहां पे है? माड़ा गांव में। केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलने से पहले ही जो है सरस्वती में भीम पुल मिलता है। इसके अलावा बच्चों घंटा, माड़ा में घंटाकर्ण देवता का मंदिर है, याद रखिएगा, घंटाकर्ण देवता। माता श्री का भी यहाँ पे मंदिर है, घंटाकर्ण देवता का भी यहाँ पे मंदिर है। कहाँ पे? माड़ा में। इसके अलावा बच्चों माड़ा को पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा है, मणिभद्रपुरी, मणिभद्रपुरी भी इसे कहा है, लिखेगा, समझ में आना। इसके अलावा बच्चों माड़ा में वसुंधरा जलप्रपात है। क्या है? वसुंधरा जलप्रपात, वसुंधरा जलप्रपात है जो 112 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। कितना है? 112 मीटर ऊंचा। समझ में आया ना? माड़ा के बारे में ये सब फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्टिकुलर पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में हमारा चल रहा है, थोड़ा आराम आराम से चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि कैसे चल रहा है। जो जुड़े हैं स्टार्ट से, वो जुड़े हैं, उन्हें पता है कि कंटेंट वही मिल रहा है, मैं वही उसकी प्रिपरेशन करता हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। इन सब कंटेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है हमें, ठीक है। डी शर्मा, मतलब बहुत सी किताबें खोलनी पड़ती हैं। अभी जस्ट लगी हुई है ये किताबें, तो इनसे ही कंटेंट बना के आपके लिए
फाइनली जो एक निचोड़ है वो मैं दे रहा हूँ UKSSC का सभी किताबों के निचोड़ से, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग जो है मेहनत करेंगे और आगे, ठीक है। मेहनत करो, है ना, क्योंकि अभी चांस भी है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चांस है भर्ती होने के, है ना। किसी के पास कांस्टेबल है, किसी के पास SI है, पटवारी है, बंदी रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है ना। तो बहुत सारे चांस है आपके पास। ऐसे चांस में अगर आप लोग कहीं ना कहीं मिस हो गए तो फिर ये गलती आपकी होगी, है ना। ये गलती आप सिर्फ अपने माथे पे भजिएगा। तो इसलिए देखिएगा, अपने आप को वेल प्रिपेयर करिएगा, वेल माइंड सेट रखिएगा और नेगेटिव अप्रोच में बिल्कुल नहीं रहना है ना। होगा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ बहुत चीजें इधर उधर रहेगी वीडियो में और कलर में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं होगा। जो भी हुआ लेकिन मेहनतियों का तो हुआ, है ना। जो भी हम कहते हैं मेहनत तो होती है, तो हमें वही चीज मद्देनजर रखनी है कि मेहनत करने का फल कभी भी जो है मतलब वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है ना। और मेहनत भी एक वेल वे में करना बहुत जरूरी है, समझ में आया ना। खाली हवा में करना जो है कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग आपसे ये कहेंगे वो कहेंगे, पर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हमारे चैनल में मैं खुद ग्रुप सी स्पेलिस्ट की ही जो है टॉपिक लाता हूँ, फालतू नहीं लाता हूँ। जिस तरीके से आपको कंटेंट चाहिए वो मैं कोशिश करता हूँ कि यार वो मैं दूं, उत्तराखंड और हिंदी का खास करके बात बता रहा हूँ, है ना। तो जुड़े रहे, विश्वास बनाए रहें और ऐसा ही पटवारी तक तो कोर्स खींची जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। जो भी बच्चे, बहुत सारे नए बच्चों का फोन आ रहा है पुलिस फिजिकल बनाने के बाद मेरे के लिए कि सर आपके चैनल से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या कैसे होगा, क्या करे क्या ना करे। तो उन्हें मैंने आइडियाज दे दिया है कि कैसे करना है क्या करना है ना। अब कुछ यार जिम्मेदारियां भी होती है, फील्ड की जॉब है, फिक्स जॉब तो है नहीं, है ना। और आजकल यहाँ निर्वाचन है, उपचुनाव है, तो ड्यूटी भी लग जाती है, तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है कई बार। और मैंने आपको बताया है जो भी मेरे साथ लोहाघाट क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वो बच्चे मेरे पास सुबह 8 से 10 मजार के पास आ सकते हैं। मैं वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ सुबह 8 से 10 में, है ना। तो अब वहाँ पे जो सैटरडे संडे वाली क्लास रहेगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आपके सामने भी लेके आओ। उसमें जो है क्रैश कोर्स टाइप का चला रहा हूँ मैं, है ना। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो मैं अपने यूट्यूब में डाल दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्लास है ना। तो आपका भी फायदा हो जाएगा इसमें, बेनिफिट जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, है ना। आप पहले से जुड़े हो तो मैं आपके लिए करूँगा, है ना। तो यार मेहनत तो देखो करती रहनी है ना। वरना मैं भी चाहता तो मेरी जॉब है, सब चीज़ें छोड़ देता। मैं सुबह उठ जाता हूँ, देखो शाम को आपके लिए देता हूँ, और अपने लिए तो बहुत कम टाइम मिल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। जितना भी मिल रहा पर यूजफुल है। फिर बाकी फैमिली भी है ना। तो लोगों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, तो लोग भी कई बार नाराज हो जाते। नाराज क्या हो गए, नाराज हुए हैं। अब डेफिनेटली नहीं टाइम मिल सकता यार, इतना करने के बाद किसके लिए टाइम मिलेगा बताओ। अगर मैं किसी को टाइम दूंगा तो यहाँ टाइम नहीं दे पाऊंगा, है ना। कंटेंट तैयार करना कोई मामूली चीज थोड़ी है कि परीक्षा वाणी उठाई और पढ़ दिया, या कोई मतलब 2-3 किताबें और उठाई उनसे कॉन्सेप्ट किया और कर दिया। इतना कॉन्सेप्ट करने के लिए तो आपको घुसना ही पड़ेगा। बिना घुसे आप नहीं दे सकते हो बच्चों को। बच्चों को देना भी है तो अच्छा दो, है ना। चाहे कम दो, मेरा मानना यही है, अच्छा दो और वेल माइंडेड दो, समझ में आना। मेरे पास तो आपको पता है जेन्युइन क्राउड जुड़ा है, बेसिक वाला भी जुड़ा है, लेकिन हायर लेवल वाला भी जुड़ा है। तो आप लोग तैयारी करें, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इन फ्यूचर में बन सकते हैं। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। वसुंधरा जलप्रपात पढ़ा आपने, है ना, माड़ा गांव में वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है ठीक है। यहां पे और लिखेगा ब्यास गुफा, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, ब्यास गुफा गणेश गुफा माड़ा के पास है, ठीक है। ब्यास गुफा में महर्षि ब्यास द्वारा, आपको पता है, और गणेश द्वारा लिखी गई थी, ये वही ब्यास गुफा है, ठीक है। और यहाँ पे गणेश गुफा भी है, ब्यास गुफा भी है, ठीक है, और भीम पुल भी है। तो इंपोर्टेंट हो जाता आपका कौन सा, माड़ा गांव, ठीक है। और लिखिएगा चमोली का पुराना नाम लाल सांगा भी था, ये मेंशन कर दीजिएगा कहीं ना कहीं पे। चमोली का पुराना नाम क्या था, लाल सांगा भी दे रखा है एक जगह, है ना, ठीक है। इसके अलावा हाँ, यहाँ की कुछ पर्वत चोटियां हैं चमोली की, जो आपको याद करने की लायक है। सबसे पहले देखिएगा, नंदा देवी में कंफ्यूज मत होना यार, नंदा देवी पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है, जरा तरीके से पढ़ लिया करो, है ना। मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था बुक में, कंफ्यूज हो रहे हो, नंदा देवी पश्चिमी, तरीके से तो पढ़ लो। ये है सबसे ऊंची 60,817,
समझ में ना, नंदा देवी पश्चिमी है, समझ में ना। फिर यहाँ पे कामेज है सेकंड नंबर पे 7,756, माड़ा 72, एक मैंने कामेट दे रखा था, सॉरी बद्रीनाथ 7,140, मतलब राज्य की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पे है, समझ में ना। बाद में ये तो पढ़ाऊंगा मैं पर्वत श्रेणी, इसकी टेंशन ना दो। जैसे नीलकंठ पर्वत हो गया, बद्रीनाथ की पूछ सकता है 7140, जैसे आपकी गंगोत्री यमुनोत्री की है 6400, तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है, तो ये जिला इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस 3-4 पार्ट में आएगा तो कंप्लीट कर दूंगा टोटली चीज यहाँ की, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ज्यादा परियोजनाएं हैं तो उन परियोजनाओं पे भी हम चर्चा करेंगे, और यहाँ पे निकलने वाले न्यूज़पेपर में भी अंतिम प्रहार करेंगे, है ना। बाकी जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। मुझे आजकल आपको मोटिवेशन करने का समय नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे अभी आपका कोर्स खींचना है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आप लोग हल्के में लें, है ना। आप लोग अपनी मेहनत तैयारी करते रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मौका नहीं मिलेगा फिर रोते मत रहना। आप लोग समझदार हो, ठीक है, बार बार आपको समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि बेरोजगारी किस कदर है मार्केट में, है ना। अगर आप ऐसे मौके को गवाते हो तो शायद लाइफ का सबसे मतलब अच्छे मौकों में से एक मौका आप गवा रहे हो लाइफ का, जो आपको सुनहरा मौका दे रहा है। जिन बच्चों का वीडियो में नहीं हुआ, किसी मार्जिन से रह गए, जो क्लर्क में रह गए, जान झोंक दो यार ऐसा ही पटवारी के लिए, है ना। वो इनसे अच्छा है एसआई का, चाहे काम ज्यादा है लेकिन स्टार तो है, रुतबा तो है, ड्रेस तो है। पुलिस वाले की ड्रेस आते ही अच्छे खासे लोग मूवमेंट हो जाते हैं, वर्दी में पावर भी है ना। तो लगा दो दिन रात, एक लगा दो जान, जो भी है ना। ऐसा ही बनना है, टारगेट रखो 4600 पे ग्रेड, है ना। सेटल तो हो ही जाओगे, चाहे काम हो जाएगा तो कोई बात नहीं। दरोगा जी की इज्जत भी होती है, आपको पता है शहर में, है ना। ऐसा ही बनने पे उत्तराखंड पुलिस में तो लगा दो, जितना दम है उतना दम लगा दो, है ना। बिल्कुल भी मत छोड़ो किसी भी चीज को, और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालो, मेहनत करो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। जब औरों का भी हो रहा है तो और भी मेहनत करके आ रहे तो आप, लेकिन उसके लिए यार देखो कंटेंट का होना जरूरी है आज के टाइम पे, है ना। आपके पास सही कंटेंट का होना, सही गाइड का होना बहुत जरूरी है। कंफ्यूज हो रहा, क्या करे क्या ना पढ़े, क्या करे कैसे करे, तो मुझे बता देना, मैं वो भी बता दूंगा, टेंशन ना ले। मुझे मैसेज कर दे, मेरा नंबर मैं बता दूं। किसी को भी अगर कुछ होता है, जो मेरी वीडियो देखता है, किसी मेरी बुक को लेके, किसी भी चीज को लेके, कुछ किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई भी सवाल है, तो एक बार फिर अपना नंबर बता रहा हूँ 8477061729। मैसेज कर दे, कई बार नहीं देख सकता हूँ पर फाइनली रिप्लाई कर ही देता हूँ, कई बार टाइम नहीं मिलता है। 8477061729, ठीक है, ये मेरा नंबर है। किसी भी चीज को लेके कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी चीज को लेके बेहिचक कॉल करिएगा। हम लोग आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं यार। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है सेटल हो जाए, है ना, वेल सेटल हो जाओ आप। जैसा हमने झेला है तो हम झेल के आए हैं, तो हमें पता है कि भटकाव क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ओनली यूट्यूब चैनल ना समझे, ये फीलिंग है एक बहुत बड़ी, जो मैं आपके लिए आता हूँ, आपके लिए करता हूँ, है ना। आपने देखा होगा, बहुत सी चीजें देखी होगी, बहुत चीजें देखी होगी, लेकिन मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीजें भी दी है जो एग्जाम में आपके काम आएंगी और आपको 9 से 10 कर देंगी। ऐसी चीज भी मैं देता हूँ आपको, है ना। उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है ना, तो वो जरूरी है। तो मैं भी वो यही चाहता हूँ कि आप लोग करें, जिला सीरीज का लुत्फ उठाए, इकोनॉमी का लुत्फ उठाए। हिंदी इस वीकेंड आएगी, पिछले वीकेंड तो नहीं आई थी। अब अभिकारी में हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिर वाक्य में चलेंगे। तो वैसे तो एक सीरीज मैंने पूरी कर दी है पिछले बैच के लिए हिंदी, वो प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हो आप, है ना। साथ में अभी भी चलेगी, थोड़ा डेप्थ में चलाएंगे इस बार, ठीक है। व्याकरण थोड़ा डेप्थ में चलाएंगे, बाकी तो हो चुकी है उसमें। बाकी आपका थोड़ा साहित्य वाला पार्ट रहा है तो वो मैं पढ़ा दूंगा, बहुतों का मैसेज था, ठीक है। इस बार साहित्य वाला पार्ट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो जुड़े, और एक फीलिंग के साथ जुड़े, है ना, एक भावना के साथ जुड़े कि यार हम लोग जिसके साथ जुड़े हैं तो वो भी हमारे लिए लगे हैं, और आप भी अपने लिए लगो, है ना। मैं तो करूंगा ये, आपका सपोर्ट करूंगा, आप मेहनत करोगे तो जरूर करेंगे, आपके लिए लगे ही हैं, है ना। मैं आपके लिए लगा हूँ, याद रखेगा, है ना। आपने देखा होगा, मुझे ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आप चैनल को ग्रोथ करो या कुछ करो, होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। ग्रोथ चैनल ने नहीं यार, ग्रोथ आपने होना चाहिए, है ना। चैनल ग्रोथ करके तो ठीक है हम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग ग्रोथ होंगे तो दिल में खुशी अलग होगी। दुआ दोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, यहाँ से नहीं होगा तो कहीं और से अच्छा होगा। मतलब आप वेल सेटल हो, अच्छा सोचते हो तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है।
तो वो नहीं चाहिए, है ना। हमें चाहिए आपकी ग्रोथ चाहिए, आप हो जाए ऐसा ही बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे, कल के दिन में मिलोगे, है ना, अच्छा ही तो लगेगा, अच्छा ही फील तो होता है। आज कुछ लड़के वीडियो बने हैं, वीडियो बने हैं, कुछ कलर के में निकले हैं, तो कल के दिन में कुछ जाएंगे तो वही तो बात है यार, है ना। वही मैं आपको देखना चाहता हूँ कि कल के दिन में पटवारी, एसआई, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग ही दिखो, और दिखोगे ज़रूर, मेहनत करें, है ना। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होता है, एक बार फिर नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8477061729। बेहिचक कॉल करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं उठाता हो तो इनबॉक्स मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सर ये मुझे अर्जेंट आपसे बात करनी है अकॉर्डिंग टू स्टडी। सुबह 8 से 10 बजे मैं बिजी रहता हूँ, फिर उसके बाद हल्का फुल्का जॉब पे रहता हूँ तो बीच में उठा लेता हूँ, लेकिन 8 से 10 में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 8 से 10 में सुबह ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ, है ना। बाकी इस टाइम पे मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी फ्री हूँ। तो इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे और अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़ते हुए अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और आपका भटकाव नहीं होना चाहिए इस बीच में, है ना, भटकाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी ना भटके जब तक आपका एसआई का पेपर ना हो जाए। किसी को देख के नहीं भटकना है, किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी चीज़ की ओर अट्रैक्टिव नहीं होना है। अट्रैक्टिव अगर होना है, किसी चीज़ का भटकाव है, तो वो सिर्फ बुक की ओर भटक जाओ, बस बुकों में भटक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। सभी लोगों को शुभ रात्रि। कल फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 करते हैं इसका, ठीक है, चलेगा, शुभ रात्रि।